हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 3, डिमांड। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इकोनॉमिक्स के कोर फाउंडेशन के अंदर ये वाला चैप्टर आता है। ऐसा बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो मार्केट है, एक पूरी इकोनॉमी है। इकोनॉमी को दो स्पेसिफिक इनविजिबल हैंड्स कंट्रोल करते हैं। उसमें से एक का नाम है डिमांड और दूसरे का नाम है सप्लाई। तो आज हम उसमें से ही एक इनविजिबल फोर्स डिमांड को पढ़ने वाले, जो आगे जाके, जो अभी आपको चैप्टर की तरह दिया गया, पर आगे जाके बहुत बड़ा टॉपिक बने फ्यूचर स्टडीज के अंदर। इसलिए आज हम ये चैप्टर इस तरीके से समझेंगे कि आगे जाके आपको कभी भी डाउट ही ना आए चैप्टर के अंदर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सबसे पहले तो डेफिनेशन डिमांड की। तो देखो, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि डिमांड का मतलब क्या है और ये जो कोर वर्ड्स है इसका मतलब क्या है। मेरे को अभी भूख लगी है जोरदार। अब भूख लगी है तो मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल। पहला ऑप्शन कि मैं घर पे जाके खाना खाऊं। दूसरा ऑप्शन, मैं डोमिनोज में जाके मस्त पिज़्ज़ा खाऊं। तो मेरे को इच्छा है कि मैं बाहर जाके खाना खाऊं, घर का खाना डेली खाता हूँ। तो मेरा प्लान है डोमिनोज जाने। वहाँ पे मैंने बोला कि भाई फार्म हाउस पिज़्ज़ा मुझे खाना है। फार्म हाउस का कॉस्ट कितना है? तो 450 रुपये। मैंने मेरा पर्स निकाला और चेक किया, पर्स के अंदर 500 की नोट थी। मैं खुश। मैंने 500 रुपये पे किया, 50 रुपीज़ चेंज, पिज़्ज़ा लिया, मस्त खाया। ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम डिमांड बोलते हैं। इसके अंदर अब वर्ड्स कैसे सेट होते हैं? तो देखो, सबसे पहले डिज़ायर, भूख लगना, कोई चीज़ की ज़रूरत होना, नीड होना। तो सबसे पहले तो डिज़ायर जागा कि भाई भूख लगी। उसके बाद विलिंगनेस टू बाय। मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मैं घर पे जाके खाना खा लूँ। दूसरा ऑप्शन, मैं बाहर जाके पैसा खर्च करूँ और अपनी ये डिज़ायर को सेटिस्फाई करूँ। पहला ऑप्शन मैं लेता तो डिमांड नहीं होता वो। दूसरा ऑप्शन मैंने लिया जहाँ पे आई एम विलिंग टू बाय समथिंग। तो विलिंगनेस टू बाय, इच्छा है मुझे बाय करने की। एबिलिटी टू बाय, पर्स खोला, 500 रुपये की नोट निकली, 450 का पिज़्ज़ा था, 500 की नोट मेरे पास अवेलेबल थी। एबिलिटी टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस, 450 का प्राइस, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम पे। तो इसको डिमांड बोल। इन 5 फैक्टर्स के अंदर से अगर एक भी फैक्टर मिसिंग होगा ना तो उसको डिमांड नहीं बोले। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे अभी घर खरीदना है, ठीक है। डिज़ायर है कि भाई मुझे घर में जाना है अच्छे खासे। विलिंगनेस भी है कि हाँ भाई मैं पैसा खर्च करने को तैयार है। मुझे घर पसंद आया एंटीरा, अंबानी का घर। उसका भाव करोड़ों के अंदर है। मैंने मेरा बैंक बैलेंस चेक किया, उसमें पड़े हैं करीबन 3260। एबिलिटी टू बाय है? नहीं। तो हम इसको बोलेंगे ओनली एंड ओनली डिजायर। इसको डिमांड नहीं बोल सकते। डिमांड के लिए जितने भी फैक्टर्स दिए हैं सबके सब सेटिस्फाई होने चाहिए। आई होप डिमांड के वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो। अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे विद फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। देखो, प्राइमरली दो फैक्टर्स है, एक प्राइस और फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ठीक है, सबसे पहले हम प्राइस के समझते हैं कि कैसे डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखने की, प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जब जब प्राइस बढ़ेगा तो कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा घर कॉलेज एरिया के बहुत पास है और मैं कोल्ड कॉफ़ी बेचता हूँ, ठीक है। कोल्ड कॉफ़ी का प्राइस मैंने रख के रखा है 50 रुपीज़, और ऑन एन एवरेज मेरे यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स आते हैं कॉफ़ी पीने के मॉर्निंग टाइम, ठीक है। मैंने ये प्राइस को इंक्रीज कर दिया। मैं ले गया 70 रुपीज़ था प्राइस, मैंने 70 रुपीज़ इंक्रीज कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, 200 के बदले में मेरे कस्टमर हो गया 150। सिर्फ 150 स्टूडेंट आना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज करते हो इसका डिमांड फॉल कर देगी। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। अगर मैंने इसका उल्टा दिया होता, अगर मैंने प्राइस कम कर दी होगी, लेट्स से 50 से मैंने ₹20 कर दिया होता, तो मेरे यहाँ पर 200 के बदले 500 बच्चे आते हैं। जैसे प्राइस डिक्रीज किया डिमांड इंक्रीज होगा। तो प्राइस एंड डिमांड बोथ है इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन है इनका। एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। तो ये हुआ फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। सिंपल। देख, जैसे आई लाइक टू रीड बुक, दूसरे इंसान को नहीं पसंद हो तो उसका टेस्ट, सबका अलग अलग टेस्ट होता है, हर एक इंसान सेम नहीं होता। तो मेरा टेस्ट, मुझे बुक्स रीड करना बहुत पसंद, किसी और को नहीं पसंद होगा, तो हमारा टेस्ट किस तरह से। मान लो मुझे बुक पढ़ना पसंद है, मेरे फ्रेंड को भी पसंद है, पर हमारे प्रेफरेंस अलग अलग हो सकते हैं। मुझे पसंद है हिंदी साहित्य, मेरे दोस्त को पसंद है इंग्लिश नॉवेल्स। डिफरेंस हुआ। तो डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिमांड अफेक्ट होती है। दूसरा पॉइंट,
इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, सिंपल। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे किसी की इंसान की इनकम बढ़ती है, गाड़ियाँ बढ़ती है उसके घर पे, उसके घर का साइज़ बढ़ता है, घर पे सर्वेंट्स बढ़ते हैं, वैरायटी ऑफ फूड आना स्टार्ट होता है, ज़्यादा ट्रैवल करता है, ज़्यादा वेकेशन टूर्स लेता है वो। तो जैसे-जैसे इनकम बढ़ती है, वैसे-वैसे इंसान का डिमांड भी बढ़ता जाएगा। इसलिए इनकम और डिमांड का एक डायरेक्ट रिलेशन, अगर इनकम बढ़ेगी, तो डिमांड भी बढ़ेगी साथ-साथ। और इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। तो जैसे-जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे-वैसे कंज्यूमर की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। थर्ड पॉइंट, प्राइस और रिलेटेड गुड्स। देखो, 2 रिलेटेड गुड्स हैं। एक गुड्स का नाम है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरे का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसे गुड्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम ऑलमोस्ट सेम है और प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर एक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा ना मार्केट में, तो लोग दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच कर देंगे। जैसे मैं पिज़्ज़ा खाने गया, फार्म हाउस पिज़्ज़ा मैं खा रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है कि भाई कुछ कोल्ड ड्रिंक भी ले लेनी चाहिए, तो मैं पेप्सी ऑर्डर करता हूँ। तो वो बोलता है कि पेप्सी अवेलेबल नहीं है। तो वो लेके भाई कोका कोला अवेलेबल है, चलेगा? बोला हाँ, चलेगा। क्यों मैंने बोला चलेगा? क्योंकि पेप्सी और कोका कोला दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है। दोनों का नेचर सिमिलर है, सोडा बोतल के अंदर आते हैं, प्राइसिंग बहुत सिमिलर है। तो अगर एक अवेलेबल नहीं होगा, दूसरे पे स्विच कर दूँगा। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब ये डिमांड पे कैसे इम्पैक्ट करता है, एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इसको भी। अगर पेप्सी ने बोल के रखा है कि भाई हमारे यहाँ पे अगर आप बॉटल लेते हो तो भाई ₹20 के अंदर आपको मिलेगा 250 एमएल कोल्ड ड्रिंक। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मुझे मालूम नहीं है कितना एग्जैक्ट प्राइस चल रहा है, हाइपोथेटिकल है। कोका कोला के अंदर भी सेम प्राइस पॉइंट, तो दोनों की डिमांड सेम टू सेम जाएगी। कोई भी रैशनल कंज्यूमर होगा ना तो बोलेगा कि भाई अगर ये नहीं है तो ये दे, अगर ये वाला अवेलेबल है तो ये दो, बराबर है। पर अगर पेप्सी ने गेम चेंज करने को ट्राई किया, पेप्सी ने बोला कि भाई अब हम लोग प्रोवाइड करेंगे ₹15 के अंदर 250 एमएल, तो कोका कोला के जितने भी कस्टमर थे ना, सब के सब भागना चालू करेंगे कि भाई हमको कोका कोला नहीं मिले, पेप्सी बराबर है हमारे, मेजॉरिटी कस्टमर्स। तो ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर इफेक्ट कि भाई डिमांड कैसे इफेक्ट करती है इन सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे गुड्स जो कॉम्बिनेशन के अंदर ही कंज्यूम किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक खाली रिमोट है, उसका कोई यूज़ है? कहीं फेंक के मारने की दम में आएगा, बाकी कोई यूज़ नहीं है उसका। और खाली अगर सेल अवेलेबल है, उसका कोई यूज़ है? कोई यूज़ नहीं। अगर दोनों कंबाइन करेंगे, बैटरी और रिमोट, तभी वो रिमोट काम करेगा और कुछ फंक्शन देगा हमको। उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जहाँ पे 2 गुड्स साथ में कंज्यूम किए जाते हैं। जैसे गाड़ी और पेट्रोल। गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है, पेट्रोल नहीं है तो कैसे ही चलेगी? और पेट्रोल ऐसे ही पड़ा है तो कुछ काम में आएगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जो कॉम्बिनेशन में कंज्यूम किए जाते हैं। तो उसके अंदर डिमांड कैसे इफेक्ट होती है? तो देखो, हम लोग एग्जांपल लेते हैं कार का और पेट्रोल, ठीक है? अब अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया ना, तो पेट्रोल कार्स की डिमांड घट जाएगी। हमने यहाँ भी देखा कि भाई प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पे एक कमोडिटी के अंदर प्राइस चेंज होने के बाद दूसरी कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। ये इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर इफेक्ट। कैसे इफेक्ट करता है प्राइस इनके अंदर? अगर पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, अगर 100 से 150 हो रहा है, तो कोई भी रैशनल इंसान क्या सोचेगा कि भाई अब हमको पेट्रोल कार्स परचेस नहीं करनी चाहिए, अब हमको ईवी परचेस करनी चाहिए, ठीक है? सिमिलरली कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर ईवी कार है, ईवी कार के अंदर क्या-क्या जाता है? तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जाती है इसके अंदर। अब गवर्नमेंट ने बोला कि अब सोलर पैनल लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी हम हमको चीप करके ले लेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कम हो गया, का प्राइसिंग कम हो गया, तो ईवी की डिमांड बढ़ जाएगी माँ। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इफेक्ट है कि कैसे एक कमोडिटी के अंदर प्राइस चेंज की वजह से दूसरे कमोडिटी के अंदर डिमांड चेंज हो रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आगे करते हैं, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर। इसका मतलब होता है कि अगर मान लो मेरे को अभी है ना फ़ोन लेने की इच्छा है, 70,000 का फ़ोन मुझे अभी लेने का है, बट मैं अभी नहीं लेता।
क्यों? बिकॉज़ मुझे एक एक्सपेक्टेशन है, मुझे मालूम है कि भाई 15 अगस्त को बिग बिलियन डेज़ आने वाला है, उस टाइम पे प्राइसेज़ कम होने वाले हैं, तो मैं अभी की डिमांड मेरी कम कर दूँ और फ्यूचर में डिमांड मेरी बढ़ाऊँगा। तो ड्यू टू एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर कि भाई मैं ऐसे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि भाई उस टाइम पे तेल आएगा तो ये वाला फ़ोन पक्का डिस्काउंट में मुझे मिलेगा। तो अभी का डिमांड मैं कम कर दूँगा एंड वाइस वर्सा कि अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई भविष्य में जाके ये कमोडिटी के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो मैं अभी से उसका परचेज़ कर रहा हूँ। भले मेरे पास अभी डिमांड नहीं है तो। और जैसा अभी मैंने बोला फ़ोन वाला एग्ज़ाम्पल, क्या भाई मुझे मालूम है फ्यूचर में जाके प्राइस कम होने वाला है, तो मैं अभी की डिमांड कम कर दूँगा। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर। आई होप ये वाला भी पॉइंट क्लियर होगा। आगे साइज़ एंड डेमोग्राफी प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब कोई भी कंट्री के अंदर किसी को भी अगर आना होता है ना, मार्केट में एंटर करना होता है ना, तो उनको ये वाली स्टडी करनी पड़ती है। इसको डिमांड फोरकास्ट भी बोलते हैं कि डिमांड कैसे काम करती है। साइज़ का मतलब कि भाई कोई भी कंट्री पे कितना पॉपुलेशन है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि यहाँ पे कौन सी एज ग्रुप के लोग हैं, क्या जेंडर है, उनका क्या प्रेफ़रेंस है, क्या फैमिली साइज़ है, हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। अभी काम क्या आता है, जैसे अगर मुझे इंडिया के अंदर कोई सोशल मीडिया ऐप रिलीज़ करनी है, तो इट इज़ हाइली लाइकली कि भाई वो बहुत ज़्यादा फेमस होने वाली है। क्यों? बिकॉज़ हमारी कंट्री यंग है। यहाँ पे यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है, जो ईज़िली अडैप्ट करती है, अलग-अलग टेक्नोलॉजी। वही अगर मैं जापान में रिलीज़ करूँ तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ वहाँ पे ओल्ड जनरेशन बहुत ज़्यादा है, वो ओल्ड कंट्री है। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द कंट्री, डिमांड चेंज होती है और डिमांड अलग-अलग जगह पे अलग-अलग दिखती है, अलग-अलग कमोडिटी की। आई होप आपको सबके सब फैक्टर्स क्लियर होंगे। अभी हम कर रहे हैं डिमांड फंक्शन। ये डिमांड फंक्शन टुमारो के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड डिमांड, क्या भाई डिमांड को जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको अगर हम मैथमेटिकल वे में अगर लिखते हैं उसको हम डिमांड फंक्शन बोलते हैं। बस इतना याद रखना है। आगे जो भी फैक्टर्स पढ़े ना, खाली आपको वो याद होने चाहिए तो आपको ये वाला पूरा टॉपिक आ जाए। इसमें कैसे लिखते हैं तो भाई जो भी डिमांड है वो कैसे अफेक्ट होती है। फंक्शन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि डिमांड को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है। तेज सारी से चीज़ें अफेक्ट करती है। तो भाई प्राइस ऑफ कमोडिटी वगैरह, प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो हमारी है वो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स उसमें हमने देखा सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फिर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर, मैंने मेरा फ़ोन का एग्ज़ाम्पल दिया वो, फिर टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस वो किताब वाला एग्ज़ाम्पल दिया। उसके बाद इनकम, जितना इनकम बढ़ेगा उतना आपका कंज़म्पशन पावर इंक्रीज़ होगा और अदर फैक्टर्स में हमने डेमोग्राफिक प्रोफ़ाइल पढ़ा था। तो ये एक मैथमेटिकल रिलेशन बताता है और कुछ भी नहीं है। डिमांड फंक्शन का क्वेश्चन अगर आता है तो खाली इतना लिखने का। डिमांड फंक्शन शोज मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फॉलोइंग इज द इक्वेशन और इसका आंसर 2 मार्क्स कैश। चलो अब सीखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। देखो आगे जाके हम बहुत सारे लॉस पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स में। तो ये वर्ड लॉ का मतलब पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। लॉ का मतलब क्या होता है कि भाई जब भी कोई दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन शो करना चाहते हो ना, तो हम उसके आगे लॉ लिख देते हैं। जैसे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड लिख रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग रिलेशन शो कर रहे हैं बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन कैसा है, हमने आगे देखा कि भाई मैंने इनवर्स रिलेशन बोला, तो उसको हम शो करेंगे, प्रूव करेंगे कि भाई इनवर्स रिलेशन है उनमें। तो जब भी हमको कोई दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन जानना है, तो हम उसको लॉ करते हैं। सो लॉ ऑफ डिमांड इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, कि भाई प्राइस की वजह से डिमांड कैसे एक्ट करती है। वह कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जितने भी फैक्टर्स और भी थे ना जो हमने पढ़े थे, अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस वाले के अंदर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, वो सब का सब कांस्टेंट रहो। तो अब ये 3 मार्क का आंसर है। सो लिखते हैं कैसे? सबसे पहले तो आप ऐसा लिखोगे डेफिनेशन, फिर असम्पशंस। तो देखो असम्पशन क्या है? यहाँ पे जो लिखा ना कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जितने भी फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है ना, सब के सब कांस्टेंट है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन्स अनचेंज, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री अनचेंज। नो एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन ना कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर में कितने भाव आने वाले हैं। अभी जो चीज़ मिल रही है, वो हमारी डिमांड क्रिएट कर रही है। हम लोग कुछ आगे भाव ऐसे सोचने कि भाई आगे भाव बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स सेम। जो भी कंट्री है उसका सोशल पॉपुलेशन का साइज़ नहीं बढ़, वो एक ही जगह पे चिपक गए। तो ये उसकी असम्पशंस है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक डिमांड शेड्यूल बना लें। इसको टेबल मत बोलना, टेबल पहले बोलते थे, अब इकोनॉमिक्स के अंदर उसको शेड्यूल बोलते हैं। सो डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। डिमांड शेड्यूल में हमने क्या बनाया था भाई, कोई कमोडिटी है, बुक में मिल्क का दिया हुआ है तो मिल्क से कंटिन्यू करते हैं।
भाई मिल्क का प्राइस 50 रुपीज़ है, तो हम 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। मैंने तो इसके बाद ना बड़ा पाव लिया था, बड़ा पाव ली था, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। वड़ा पाव का भाव 50 रुपये था, ठीक है, मैं 1 खाता था, 40 हुआ, मैंने 2 खाना चालू किया, 30 रुपये हुआ 3, 20 रुपये हुआ 4, 10 रुपये हुआ 5। तो एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि जब-जब प्राइस कम हो रहा है, मेरी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। जब-जब प्राइस कम होता जाएगा, तो मेरी डिमांड बढ़ती जाएगी, वो चीज़ के लिए। इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, कि भाई प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, कि एक अगर कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। यहाँ पे प्राइस कम होती है, डिमांड बढ़ रही है। अब इसको रिप्रेज़ेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने लिया डिमांड, क्वांटिटी, और वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस। अब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। प्राइस 50 रुपीज़, तो हमारा क्वांटिटी 1, प्राइस 40 रुपीज़, तो क्वांटिटी हमारा 2, प्राइस 30 रुपीज़, तो क्वांटिटी 3, प्राइस 20 रुपीज़, तो क्वांटिटी हमारी बढ़ गई 4, और प्राइस 10, तो क्वांटिटी बढ़ गई 5। मेरा एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा, बट ऐसा कुछ आएगा। इसको हम लोग डिमांड कर्व के नाम से भी जानते हैं, डीडी कर्व, स्ट्रेट लाइन कर देते हैं। इसको हम डीडी कर्व बोल, डिमांड। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। जब भी कोई भी ग्राफ, आगे के लिए भी याद रखना, जब भी कोई ग्राफ अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है ना, इसका मतलब जो भी वेरिएबल्स हमने लिया ना, उनके उसमें नेगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशन। तो लॉ ऑफ डिमांड पूरे समेशन में खाली इतना बताता है कि भाई डिमांड और प्राइस दोनों का नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब प्राइस अगर बढ़ेगा, डिमांड कम होगी। अगर प्राइस घटेगा कोई कमोडिटी का, तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। ये है लॉ ऑफ डिमांड। अब इसके आगे हम समझने वाले हैं कि भाई लॉ ऑफ डिमांड के अंदर जो डाउनवर्ड कर्व आता है, वो और कौन से रीजन की वजह से आता है। चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे विद रीजंस फॉर इनवर्स रिलेशन। उसमें 2 है कैटेगरी, इनकम इफेक्ट और सब्सक्रिप्शन इफेक्ट। उसमें हम लोग फर्स्ट करेंगे इनकम इफेक्ट। मान लेते हैं कि भाई मेरी इनकम अभी 100 रुपीज़ पर डे है, ठीक है। इसको हम लोग लेमैन्स टर्म में बोलते हैं नॉमिनल इनकम या मॉनेटरी इनकम। जो भी नंबर मैं लिखूँ ना कि भाई मान लो मेरी इनकम 500 रुपए है, तो उसको मॉनेटरी इनकम बोलेंगे। जो भी नंबर इनकम मैं बोलूँ ना, जैसे मैंने बोला लाख रुपए मेरी इनकम है, तो मॉनेटरी इनकम, कि भाई कितने डिजिट्स आप लिख रहे हैं। जो डिजिट्स को हम लोग पढ़ते हैं ना, उसको मॉनेटरी इनकम के नाम से जानते हैं। कि अगर मैंने अभी 100 रुपए लिखा तो ये मेरी मॉनेटरी इनकम है। अगर 10 लाख लिखा तो वो भी मेरी मॉनेटरी इनकम। ठीक है, तो नंबर्स में लिखते हैं वो। अब आज मिल्क का प्राइस है ₹25 पर लीटर, ठीक है। तो अब मैं कितना मिल्क परचेज़ कर सकता हूँ, कितना मिल्क मैं कंज़्यूम कर सकता हूँ? कि मैं 4 लीटर मिल्क आराम से कंज़्यूम कर सकता हूँ पर डे। मेरी इनकम तो एज़ इट इज़ है ₹100, बट जो मिल्क है उसके प्राइसेस घट गए फ्रॉम ₹25 टू ₹10, ठीक है। तो अब मिल्क का प्राइस क्या है? ₹10 पर लीटर। तो अब मैं कितना मिल्क कंज़्यूम कर सकता हूँ? तो अब मैं 10 लीटर मिल्क कंज़्यूम कर सकता हूँ विद द सेम इनकम। इसको बोलते हैं रियल इनकम या परचेसिंग पावर। हमारे लिए ये वाला कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है कि जब हमारी इनकम कांस्टेंट रहती है, बट जो भी कमोडिटी है उसकी प्राइस ऊपर नीचे शिफ्ट होते हैं, उसकी वजह से जो हमारी परचेसिंग पावर चेंज होती है, उसको हम इनकम इफेक्ट बोलते हैं। हमारी इनकम सेम है, पर प्रोडक्ट के प्राइस यहाँ पे फॉल हुए, इसकी वजह से हमारी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो गई, हम और ज़्यादा कमोडिटी परचेज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग रियल इनकम। ये कंसेप्ट डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है? तो भाई जब प्राइस कम होगा ना, तब तक हमारी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने का यहाँ पे मतलब है परचेसिंग पावर। तो जब हमारी इनकम कांस्टेंट रहे, बट हमारा जो कमोडिटी का प्राइस है वो कम होगा, तो ऑटोमेटिक डिमांड नंबर इंक्रीज होगी और परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी। इसकी वजह से एक इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। आई होप ये वाला पॉइंट लिंक हुआ होगा कैसे इनवर्स रिलेशन। अब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, आगे जो एग्जांपल लिया था सब्स्टिट्यूट कोर्स के लिए, वो यहाँ पे कैरी डाउन कर रहा हूँ। पेप्सी और कोका कोला का एग्जाम। मान लो कि भाई पेप्सी के अंदर आज
100 यूनिट्स की डिमांड आ रही और उसका प्राइस है ₹20। और सेम टू सेम गूगल के अंदर भी 100 की डिमांड आ रही है, 100 यूनिट्स की या तो कस्टमर्स की, और प्राइस ₹20। ठीक है, अगर किसी भी एक पार्टी ने अगर अपना प्राइस कम कर दिया ना, ऐसे मान लो इसका हमने प्राइस कम कर दी, तो हमने अभी तक की जितनी भी राम कथा की सबके अंदर एक चीज पड़ी कि जब जब प्राइस कम होगा डिमांड इंक्रीज हो। यहाँ पे प्राइस एज इट इज रख के रखा है, इसलिए इसकी डिमांड कम हो जाएगी। इसको वजह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कि भाई सब्स्टिट्यूट गुड जो भी है उसके अंदर से अगर एक सब्स्टिट्यूट ने अपना प्राइस कम कर दिया तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और ये इनवर्स रिलेशन होगा। इसलिए आपको ये वाले कैटेगरी के अंदर ये दिया गया सब्स्टिट्यूशन है कि जहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर हम लोग प्राइस चेंज करते हैं तो उसका डिमांड भी चेंज हो जाएगी। अगर प्राइस हमने कम किया तो डिमांड ऑटोमेटिकली शूट अप हो। अब हम समझेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, ऐसे एक्सेप्शन जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाए। सबसे पहला प्रेस्टिजियस गुड्स के अंदर, प्रेस्टिजियस गुड्स बोलो या लग्जरियस गुड्स बोलो, इनकी खासियत क्या होती है पता है? जितना प्राइस बढ़ेगा ना उतनी इसकी डिमांड बढ़ेगी। रोलेक्स की लिमिटेड एडिशन बहुत चाहिए मार्केट के अंदर, उसका प्राइस है ₹2 लाख। ठीक है, अब धीरे धीरे करके अब उसकी डिमांड आ रही है, भाई 1000 कस्टमर उसके पास अभी आ रहे हैं कि लेना है। जब ये रोलेक्स का यही वॉच का भाव 12 लाख टच करेगा ना कि भाई 12 लाख की वॉच हो गई, तो अब 10,000 कस्टमर हो जाएंगे। तो लग्जरियस आइटम में हमेशा याद रखना कि जब जब प्राइस इंक्रीज होगा ना लग्जरियस आइटम्स के अंदर, तब तब उसकी डिमांड एक्सपांड होना स्टार्ट होगी, यानी तो डिमांड ज्यादा होगी उसकी। और उल्टा अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रोलेक्स वॉच है तो 500 रुपए की मिल रही है, ठीक है, अब कोई नॉर्मल इंसान चल के जा रहा है और एक बिजनेसमैन अपने रॉल्स रॉयस के अंदर रोलेक्स वॉच पहन के निकल रहा है, तो देखिए और बोलते हैं कि नॉर्मल इंसान भी पहन रहा है ये वॉच, तो अब मैं क्यों पहनूं उसे, फेंक दे। तो प्रेस्टिजियस गुड्स के अंदर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, इसमें पूरा उल्टा सिस्टम होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती जाएगी प्रेस्टिजियस गुड्स, और अगर प्राइस कम हो गई तो डिमांड भी गिर जाएगी। तो फर्स्ट प्रेस्टिजियस गुड्स हो गया। सेकंड एक्सट्रीमली लो प्राइस्ड गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे गुड्स जिनका भाव इतना कम होता है कि इनके प्राइस में कुछ भी चेंज आ जाए ना उनको फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल, जैसे एक मैच बॉक्स है, उसका ₹1 भाव है, ठीक है, उसका मैं 100% प्राइस इंक्रीज कर दूं, मतलब 1+1 ₹2 बराबर कर दिया मैं इसका, तो अभी हम इसकी डिमांड इंक्रीज नहीं करने वाले। वैसे स्टेपलर पेन है या फिर नॉर्मल कोई भी पेन है, उनका प्राइस बहुत कम है, अब उनके प्राइस में कुछ भी इफेक्ट है, हम अपनी डिमांड चेंज नहीं करने। तो ये एक ऐसे कमोडिटीज है जहाँ प्राइस में कोई चेंज ला दे, डिमांड में कोई चेंज नहीं है, दे आर एक्सट्रीमली लो प्राइस, इसके अंदर भी लॉ ऑफ डिमांड चलेगा नहीं। थर्ड गिफ्ट एंड गुड्स, या फिर तो दे आर ऑल्सो वन टाइप ऑफ स्पेशल इंफीरियर गुड। ये वाला केस बड़े ध्यान से समझना, और ये वाला IMP2 मार्कर भी है। देखो, गिफ्ट एंड गुड्स का मतलब क्या होता है? गिफ्ट एंड गुड्स का मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो लोग इंफीरियर समझते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटस, स्टेटस के अकॉर्डिंग मानते हैं कि भाई ये वाला जो प्रोडक्ट है ना ये लोअर क्लास के लिए बना हुआ है, हमारे लिए नहीं बना। ठीक है, तो गिफ्ट एंड गुड्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हो, मान लो मिस्टर एक्स नाम का एक इंसान है, उसकी ₹100 इनकम है, ठीक है, वो जो और कंज्यूम करते हैं जो इंफीरियर कौन स्टेटस में बहुत नीचे है, और जोअर का भाव है करीबन ₹20 पर kg। ठीक है, वो करीबन 4 किलो कंज्यूम करते हैं, मतलब ₹80 तक की इनकम इसके अंदर वो जाने देता है जोअर के अंदर। अब क्या हुआ, जोअर का प्राइस कम हो गया, जोअर का प्राइस ₹10 होगी। तो अब मिस्टर एक्स क्या सोचता है कि भाई जोअर तो मैं डेली खाता रहता हूँ ना, इसका भाव कम हो गया ना, तब मैं ना सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स कंज्यूम करूंगा। सुपीरियर क्वालिटी यहाँ पे क्या होगा? वीट। अब वो क्या बोलेगा कि भाई भले ही वीट ₹30 का हो, ₹30 पर kg का हो, तो मैं आज करीबन 3 kg वीट कंज्यूम करूँ, मतलब कितना ₹90 खर्च कर दिए उसे। उसकी इनकम सेम ही है, देखो मिस्टर एक्स की इनकम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, बट एज जोअर एक इंफीरियर गुड, उसका जब प्राइस चेंज हो रहा है तो मिस्टर एक्स क्या बोलेंगे कि भाई अब मुझे जोअर ऑलमोस्ट खाना ही नहीं है, अब मैं नेग्लिजिबल अमाउंट में जोअर खाऊंगा, मैं वीट ही खाऊंगा, सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट। तो देखो
जो और कि हमने अभी तक में क्या सीखा लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कि भाई जब आपका प्राइस कम होगा तो डिमांड ऊपर जाएगी, बराबर। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस कम हुई, डिमांड एकदम नीचे चली गई, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, पूरी गायब हो गई डिमांड। अब मिस्टर एक्स पूरा पूरा वी पे शिफ्ट हो रहा है, बस थोड़ा सा जो और कंज्यूम करेगा। इसको बोलते हैं गिवन गुड्स, जहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट दिखता है आपको लॉ ऑफ डिमांड का। आई होप ये वाला भी क्लियर होगा, गिवन गुड्स। लास्ट है फोर्थ, स्पेशल प्रेफरेंस। स्पेशल प्रेफरेंस का मतलब होता है कि भाई हर एक इंसान का स्पेसिफिक गुड्स या कमोडिटीज से एक लॉयल्टी होती। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को एप्पल का फोन बहुत पसंद है, अब एप्पल का फोन लाख 2 लाख 3 लाख या 5 लाख का हो जाएगा ना, और उसको एप्पल ही पसंद है ना यूज करने में, तो एप्पल ही कंज्यूम करेगा, एप्पल का फोन ही वो यूज करेगा, दूसरा कोई फोन यूज नहीं करेगा। वैसे अलग अलग कमोडिटीज में होना है। जैसे मुझे कोई स्पेसिफिक जगह का ही खाना पसंद है, तो वहाँ पे भाव कितना भी बढ़ जाए, और मैं अगर महीने में एक बार जाता हूँ तो अब मैं 2 महीने में एक बार जाऊँगा, तो मैं वहाँ भी खाने जाऊँगा। स्पेशल प्रेफरेंस, इसके अंदर भी प्राइस का कोई भी मैटर आता ही नहीं है, प्राइस कितना भी इंक्रीज कर दो आप, और डिमांड तो कांस्टेंट रहेगी उसके अंदर, उसको बोलते हैं स्पेशल प्रेफरेंस। आई होप एक्सेप्शंस आपको क्लियर होंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे विद एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज इन डिमांड। दोनों को मैं साइमल्टेनियसली कराने वाला हूँ, ताकि एक बार में समझ में आ जाए कि भाई डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, और दोनों का ग्राफ क्यों अलग अलग बनता है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग कर रहे हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। उसमें ये गोल्डन लाइन हमेशा लिखने की, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ओनली प्राइस चेंजेस। इसका मतलब जब हम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, तो उसके जितने भी फैक्टर्स है सब के सब कांस्टेंट। ना हमारा कोई एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर प्राइस के बारे में, हमारी इनकम कांस्टेंट है, पॉपुलेशन की साइज कांस्टेंट है, हर एक चीज सेम टू सेम है, सिर्फ प्राइस चेंज कर रही है। और जब जब प्राइस चेंज करती है और उसकी वजह से जो डिमांड पे इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के नाम से जान। मान लेते हैं कि भाई अभी मार्केट कितना प्राइस 3 रुपीज चल रहा है और हमारी डिमांड भी 3 यूनिट्स की है, ठीक है। अब अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो देखो हमारी डिमांड कम हो रही है। यहाँ पे ग्राफिकल वे में भी देखते हैं, जिससे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, तो देखो डिमांड पहले 3 थी, 3 से फिर डिमांड 2 हो गई, और लास्ट में डिमांड 1 हो गई। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कम हो। तो जब जब प्राइस इंक्रीज होगा तब तक हमारी डिमांड कम होगी, इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और जब जब प्राइस डिक्रीज होगी, इस पॉइंट से जब प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, तब देखो हमारी डिमांड एक्सपांड होना स्टार्ट हुई, हम लोग की क्वांटिटी परचेज करना ज़्यादा स्टार्ट किया। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन। तो अगर लेफ्ट साइड जाओगे तो कॉन्ट्रैक्शन, राइट साइड आओगे तो एक्सपांशन। बस इसी को बोलते हैं एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मैं वापस रिपीट करता हूँ, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि भाई प्राइस की वजह से डिमांड पे जो इफेक्ट आता है, उसको हम एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। आई होप ये क्लियर हो। दूसरी वैरायटी क्या है, तो भाई यहाँ पे जितने भी अदर फैक्टर्स थे वो कांस्टेंट थे, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट कर। प्राइस का कोई रोल नहीं है, प्राइस जो है वो फिक्स है। इससे देखो स्केड्यूल जो मैंने बनाया उसमें प्राइस मैंने फिक्स रखा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब जो भी डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है ना, वो अदर फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। जैसे अदर फैक्टर्स के अंदर मान लो कि भाई मेरी इनकम बढ़ रही, अगर ये वाला मेरा बेस पॉइंट है, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, नॉर्मल गुड्स की बात हो रही है, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरी डिमांड खुद ब खुद इंक्रीज हो। 3 यूनिट से मेरी डिमांड इंक्रीज होके हो जाएगी 5 यूनिट्स, 3 यूनिट्स टू 5 यूनिट्स, तो मेरी डिमांड इंक्रीज होगी। हम इसमें वर्ड एक्सपांशन यूज नहीं करेंगे, एक्सपांशन इज ओनली फॉर प्राइस। जब प्राइस की वजह से कोई भी डिमांड में चेंज आ रहा है, तो हम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। जब प्राइस को छोड़ के जितने भी अदर फैक्टर्स है, उनकी वजह से डिमांड में कोई चेंज आ रहा है, तो हम वर्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज यूज करेंगे। यहाँ पे सेम, अगर मेरी इनकम डिक्रीज हो गई तो मेरी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। बस यही कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट 3 to 5 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बट सिर्फ डिफरेंस इतना है, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस में आती है। आई होप ये क्लियर होगा। और इसमें एक की भी याद रखनी है आपको, जब भी राइट साइड में आएगा चेंज, तो
इसके अंदर हम लोग उसको इंक्रीज बोलेंगे, इसमें हम लोग एक्सपेंशन बोलेंगे। लेफ्ट साइड में अगर चेंज आ रहा है तो हम उसको डिक्रीज या तो कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। आई होप ये वाला टॉपिक भी क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे, उसमें प्राइस इलास्टिसिटी और इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड खत्म करेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, और उसका और भी इजी से इजी एक्सप्लेनेशन आपको उसमें दूंगा। थैंक यू।